गुड इवनिंग एवरीवन। कल हम लोगों ने AC 6 किया था जो लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। आज हम करेंगे AC 7 जो लेबोरेटरी क्वालिटी एश्योरेंस और लेबोरेटरी सेफ्टी के बारे में बात करेगा। पहले AC 5th एडिशन तक AC 6, 7 और 8 बात करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी और क्वालिटी की। लेकिन अभी एक मेजर चेंज है कि AC में लैब को AC 6 और 7 में कन्फाइन कर दिया गया है और जो AC 10 है वो एक नया स्टैंडर्ड आ गया है, दैट इज प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर। तो चलिए शुरू करते हैं AC 7। सो AC 7 says there is an established quality assurance में एंड सेफ्टी प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस और सेफ्टी प्रोग्राम दोनों की बात होगी। जैसा कि हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग NABH स्टैंडर्ड्स में बात की थी कि हर स्टैंडर्ड शुरुआत यानी प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक जाता है, तो ये स्टैंडर्ड वैसा ही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि पहले वो डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग की बात कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट A है विच इज़ कमिटमेंट, द लेबोरेटरी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड। नाउ देयर इज अ स्टार, दैट मीन्स यू नीड डॉक्यूमेंटेशन फॉर इट। की कंपोनेंट्स क्या हैं? द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्वालिटी documented quality assurance program, so there is a documentation which requires. Program should cover POCT. POCT is what? Point of care testing. Point of care testing can be ABG machine, can be cardiac enzyme machine, or even as small as glucometer. Glucometer का भी कम से कम कंपेरिजन होना चाहिए कि वो कितना एक्यूरेट है, उसकी भी लॉट टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर कभी किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। आई टेल यू हाउ इट कैन बी डन। द रिटन गाइडेंस कवर्स प्री एनालिटिकल, दैट इज सैंपल कलेक्शन, एनालिटिकल, दैट इज सैंपल प्रोसेसिंग यानी मशीन पे टेस्ट लगाना, और पोस्ट एनालिटिकल यानी कि रिपोर्टिंग वाला हिस्सा। तीनों को का रिटन गाइडेंस उपलब्ध होना चाहिए। The program should cover IQC and IQAS for all tests. IQC is external quality control, internal quality control, और IQAS is external quality assurance scheme. तो ये सारे टेस्ट को कवर करना चाहिए। जहाँ पे IQAS नहीं हो वहाँ पे ILC होता है। अभी आगे के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में IQC, IQAS और बाकी सबकी बातें होंगी, तब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिकॉज मैं जानता हूँ लैब में क्वालिटी वाले यूजुअली नहीं घुसते until unless they are doing NABL accreditation also as a consultant. There is a mechanism to obtain feedback from various stakeholders to evaluate laboratory services at least once in a year. Now again this is something which we will discuss further, लेकिन यहाँ पे सारे stakeholder का मतलब डॉक्टर्स जो टेस्ट लिख रहे हैं, पेशेंट्स और साथ में लैब में काम करने वाले लोग सभी इंक्लूडेड हैं। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ टेस्ट मेथड इज डन। नाउ व्हाट इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन? एक मशीन किसी पर्टिकुलर टेस्ट मेथड से कोई टेस्ट करती है, उसको आप वेरीफाई करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस वो आप कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरिफिकेशन। NABL एक्रेडिटेशन लैब जानती हैं इसको, इसे करती है। वैलिडेशन जो है वो सिर्फ करना होता है तब जब आपने कोई नया टेस्ट मेथड ईजाद किया हो या आपने कोई शॉर्टकट ईजाद किया हो जिसे आप पब्लिश करना चाहते हैं, या जो आप कहते हैं कि नहीं ये जी चीज़ नहीं है। तो अगर आपने कोई डेविएशन स्टैंडर्ड मेथड से किया है तो आपको टेस्ट वैलिडेशन करना ज़रूरी है। कोई भी कापा होगा यानी करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, दैट यू नीड टू रिकॉर्ड। और यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दे दिया है। अ गुड रेफरेंस इज ISO 15189। नाउ ISO 15189 इज बेसिकली द स्टैंडर्ड फॉर लैब एक्रेडिटेशन। इंडिया में हम उसे NABL कहते हैं, बाकी कंट्रीज में उनके अलग नाम है, बट यूनिवर्सली दैट इज ISO 15189, रिलीज ईयर 2022। दूसरा डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा है NABL 112। तो अगर आप NABL की साइट पे जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन डाउनलोड इट। दो ISO 15189 2022 इज नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एज स्टैंडर्ड, लेकिन अगर आप सेल्फ असेसमेंट टूल किट डाउनलोड करेंगे NABL की साइट से तो वो भी आपको मिल जाएगा। Now let's come to commitment, which is objective element B. The program ensures the quality of test results through internal quality control. तो अभी हम लोग IQC की बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट A में, अब उसी की डिटेलिंग हो रही है। तो की कंपोनेंट क्या है? इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल फॉर प्रिसीजन एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ ऑल टेस्ट पैरामीटर्स,
क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, एंड पीयर रिव्यू वेयर एप्लीकेबल। यूजली पीयर रिव्यू करना होता है साइटोपैथोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी में, या जहाँ पे सब्जेक्टिव एनालिसिस हो किसी टेस्ट का, तो यू नीड टू डू पीयर रिव्यू वेयर पॉसिबल। वेयर पॉसिबल मतलब यूजुअली एक लैब में 2 पैथोलॉजिस्ट होते ही हैं। अगर आप NABL के लिए जा रहे हैं तो आपके यहाँ एनीवे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए जो लैब को रेगुलरली देखे, और एक बैकअप पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए जो मेन पैथोलॉजिस्ट की एब्सेंस में रिपोर्टिंग कर सके। और वैसे भी देखिए 7 दिन कोई काम नहीं करता, तो आपके पास कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए। तो आप उस बैकअप पैथोलॉजिस्ट को एज अ पीयर यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है वो किसी दूसरी लैब का ओनर हो या किसी दूसरे हॉस्पिटल में काम करता हो। अगर छोटा सेटअप है तो आप इसे भी कर सकते हैं। अगर वो आपका बैकअप पैथोलॉजिस्ट है तो उसे आप पीयर रिव्यू कहेंगे। लेट्स से पीयर रिव्यू ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, देन यू कैन सर्टेनली डू इंटरलैब कंपैरिजन। नाउ द प्रोग्राम इंक्लूड्स कंपैटिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स व्हेन मोर देन 1 मेजरिंग सिस्टम्स आर यूज्ड। तो मेजरिंग सिस्टम आर व्हाट? इक्विपमेंट। तो अगर 2 पर्टिकुलर डिवाइसेस हैं, अलग अलग कंपनी के हैं, जिनके टेस्ट मेथड्स भी अलग अलग हैं, तो फिर आपको इंटर मशीन कंपैरिजन कर लेना है टू मैच कि कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा टेस्ट रिजल्ट्स में। अगेन इन सब को करने के लिए अ गुड रेफरेंस इज NABL 112, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है NABL की साइट पे अंडर NABL डॉक्यूमेंट्स। एंड अगर कोई कंट्रोल इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में वेरिएशन आता है तो आपको कापा करना है। अब इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में अगर हम डिटेल में जाएं तो यूजुअली देयर आर मल्टीपल मेथड्स, बट कंट्रोल जो होते हैं वो नोन वैल्यू के पेशेंट लाइक सैंपल होते हैं, जिससे आप मशीन को दिन में 2 बार एटलीस्ट लगाते हैं। वो 3 लेवल में आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, विच इज़ लो, मीडियम एंड हाई। यूजुअली लैब में जो वर्क होता है वो 80% वर्क क्वांटिटेटिव होता है, इफ़ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली ओनली अ माइक्रोबायोलॉजी लैब। किसी भी हॉस्पिटल का वर्कलोड 80% क्वांटिटेटिव है, विच इज़ बायोकेमिस्ट्री एंड हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में मेजरली एक ही टेस्ट होता है CBC, विच इज़ क्वांटिटेटिव। ऐसे में अगर आप एक छोटे हॉस्पिटल हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा होने वाले टेस्ट हैं वो अपने यहाँ रखने हैं। सोडियम पोटेशियम रखना है बिकॉज आपके पास ICU है, एंड CBC रखना है, तो आपकी 80-90% लैब की रिक्वायरमेंट कवर हो जाती है। और तब आपको उन्हीं के कंट्रोल से रन करने हैं। ये जो कंट्रोल्स हैं इनकी नोन वैल्यू होती है, तो जब आप मशीन में रन करते हैं इन्हें तो आपको पता लग जाता है कि कितना वेरिएशन आ रहा है आपकी मशीन में, विच इफ़ इट इज़ हाई देन यू कैन गेट द करेक्शन डन बाय कॉलिंग द इंजीनियर। आई थिंक ये क्लियर है। अगर इसमें भी कोई डिटेलिंग चाहिए तो प्लीज़ डू राइट ऑन इन कमेंट, एंड मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का और इक्वास का। आइए अब चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पे। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C है लेबोरेटरी पार्टिसिपेट्स इन प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग और एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम। एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम IQC। IQC इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन, यानी आपकी लैब के अंदर मशीन में जो रिपीटेबिलिटी है, जो आप आज टेस्ट कर रहे हैं कल कर रहे हैं, उनकी अंदर जो है परफॉर्मेंस सही आ रही है, जो कल आप कर रहे थे वही आज परफॉर्मेंस आ रही है। इक्वास है कि आपके रिजल्ट कितने एक्यूरेट हैं। लेट्स से एक ब्लड सैंपल की वैल्यू 100 है तो आप क्या 98 आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं, या 102 आ रहे हैं, या 110 आ रहे हैं। ये आपको कैसे पता लगता है? इक्वास जो होता है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसे रन करती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लाइक बायोरैड और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एम्स फॉर हेमाटोलॉजी एंड CMC वेल्लोर फॉर बायोकेमिस्ट्री। देर आर मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इवन RML मल्होत्रा इन लखनऊ डज मेनी इक्वास प्रोग्राम्स। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पास सैंपल आता है, आप उस सैंपल को रन करते हैं, इक्वास ऑर्गेनाइजर की वेबसाइट पे जाके आप रिजल्ट्स को सबमिट करते हैं, और वो आपको बताता है कि आप ट्रू वैल्यू यानी एक्यूरेट वैल्यू से कितने दूर थे। तो अगर आपका SDI या Z स्कोर विद इन 2 है, इट इज़ एक्सेप्टेबल। अगर 2 to 3 है तो यू शुड बी केयरफुल। इफ इट इज़ आउटसाइड 3 देन देयर इज़ अ आउटलायर, जिसके लिए आपको करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, अपनी मशीन को चेक करना चाहिए। अगेन हर इक्वास का इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से होता है, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के इक्वास के इंटरप्रिटेशन को समझना है तो जो वहाँ से रिपोर्ट आती है उसके नीचे या उसके पीछे देखें, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन के लिए लिखा होता है कि आप कैसे उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। स्टिल इफ देयर इज डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट एंड आई विल आंसर दोस।
बेस्ड ऑन रिजल्ट अप्रोप्रिएट कापा इज डन। तो मैंने जैसे आपको बताया SDI 3 से ऊपर है या Z स्कोर 3 से ऊपर है तो आपको कापा करना पड़ेगा, यानी करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, बिकॉज आपकी मशीन सही रिजल्ट नहीं दे रही है। जहाँ एक्वास पॉसिबल नहीं है वहाँ पे ILC करना चाहिए विद एक्रेडिटेड लैब। व्हाट इज ILC? इंटर लैब कंपेरिजन। देखिए, इंटर लैब कंपेरिजन इज द मेन वर्ड इन ISO 15189. Equas is one of the method of doing interlab comparison because organizer भी interlab comparison ही करवा रहा है। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि ड्यू टू कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स या फिर उन पर्टिकुलर टेस्ट के इक्वास अवेलेबल नहीं है या कॉस्ट वाइज वायबल नहीं है। इन दैट केस आप अपने पास की किसी एक्रेडिटेड लैब से ILC करवा सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप प्रैक्टिकली NABH एक्रेडिटेशन के लिए जा रहे हैं तो आप NABH सर्टिफाइड लैब से या NABL एक्रेडिटेड लैब दोनों से करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप NABL एक्रेडिटेशन के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ आप NABL एक्रेडिटेड लैब से ही करवा सकते हैं। तो ये प्लीज ध्यान दीजिएगा। कमिटमेंट D इज द प्रोग्राम एडहियर्स टू क्लिनिको पैथोलॉजिकल मीटिंग। तो वहां पे पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में आप ध्यान दीजिए, वहां पे बात हो रही थी कि स्टेक होल्डर्स का फीडबैक। तो दिस इज द स्टेक होल्डर का फीडबैक क्लिनिको पैथोलॉजिकल मीटिंग। तो पहला की कंपोनेंट है कि क्लिनिको पैथोलॉजिकल मीटिंग्स आर कंडक्टेड एट प्री डिफाइंड इंटरवल्स, यानी कि एक सेट टाइम पे होनी चाहिए, कोई शेड्यूल होना चाहिए। अब वहां पे उन्होंने पहले ही स्टैंडर्ड में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में क्या बोल दिया, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर तो होनी ही चाहिए। अगर आपको और फीडबैक चाहिए, इनपुट चाहिए, तो ये आपकी मर्जी है कि आप और ज़्यादा क्या करें, लेकिन मिनिमम साल में एक बार आपको ज़रूर करना है। अब इसे आप प्रूफ कैसे करने वाले हैं कि आपने किया, तो आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने हैं जहाँ पे एजेंडा डिस्कस होना है कि साहब हमने टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में बात किया, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट्स के बारे में बात किया, हमने क्रिटिकल अलर्ट वैल्यूज़ के बारे में बात किया। कई बार ये एक आर्ग्यूमेंट रहता है कि साहब ICU में एडमिशन या क्रिटिकल अलर्ट वैल्यू किस लेवल पे ग्लूकोज में डिफाइन हो या प्लेटलेट्स कौन सी सही वैल्यू हो, कहीं पे वो 20,000 है, कहीं पे 40,000 है, तो ठीक है, गुड लिटरेचर है, लेकिन क्लिनिशियंस के अपने रिजर्वेशन होते हैं। जो एडमिटिंग कंसल्टेंट है उसके अपने रिजर्वेशंस हो सकते हैं, तो वो आपको एज अ पैथोलॉजिस्ट सुनना होता है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन सुनना होता है, और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, आप फीडबैक ले सकते हैं, जिससे आपके क्लिनिशियंस का सेटिस्फेक्शन आपकी लैब रिपोर्ट्स पे बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नाउ आप इसे रिकॉर्ड करें और एज अ प्रूफ इस्तेमाल करें, एज एविडेंस इस्तेमाल करें आपके NABH असेसमेंट में, बिकॉज कमिटमेंट D में जब असेसर आएगा तो वो आपसे क्लिनिको पैथोलॉजिकल मीटिंग का मिनट्स मांगेगा। हाँ, लास्ट जो की कंपोनेंट है, दैट इज ऑल दीज मीटिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड दीज डिस्कशंस आर यूज्ड एज टूल फॉर इम्प्रूवमेंट। तो लेट्स से आपने मिनट्स में रिकॉर्ड किया है कि क्रिटिकल अलर्ट वैल्यू पे फीडबैक था कि क्रिटिकल अलर्ट वैल्यू को हमें रिवाइज करना चाहिए, और वहाँ पे जो भी मीटिंग में लोग थे उन्होंने ये, क्लिनिशियंस थे, उन्होंने ये बोला, आपने अपने और उसके बाद क्या एक्शन लिया, आपने उसके बाद क्या एक्शन लिया वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। लेट्स से वहाँ 5 कंसल्टेंट उपलब्ध थे या 3 कंसल्टेंट उपलब्ध थे और उन्होंने सबने बोला कि नहीं, इसे रिवाइज करना चाहिए, तो क्या आपने वापस कोई लिटरेचर रिव्यू किया और उसके बाद क्लिनिशियंस को कन्विंस करने की कोशिश करी, या आपने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे क्लिनिशियंस चाहते हैं तो हम अपनी क्रिटिकल अलर्ट वैल्यू चेंज करेंगे, और आपने उसे एक्चुअली चेंज किया। और जब भी आपने ऐसा किया तो सर्टेनली आपने फिर सारे स्टाफ को ट्रेन किया, तो ट्रेनिंग का रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा। कमिटमेंट E, द लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड। सो देखिए, ये पहले एक अलग स्टैंडर्ड था, अब यही एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हो गया है। तो लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड, नाउ इट इज इटसेल्फ डिस्क्रिप्टिव, जो सारी बातें कह देता है कि क्या होना चाहिए। द लेबोरेटरी सेफ्टी मैनुअल इज अवेलेबल इन द लैब। तो पहली चीज उसने बोला, पॉलिसी नहीं, मैनुअल होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। द मैनुअल इंक्लूड्स सेफ्टी ऑफ वर्कफोर्स एंड इक्विपमेंट। तो आपको दोनों चीज़ें कवर करनी है, वर्कफोर्स सेफ्टी एंड इक्विपमेंट सेफ्टी। तीसरी चीज़ क्या उसने बोली, इट इज़ इन कंसोनेंस विद आइडेंटिफाइड हैजार्ड एंड रिस्क। नाउ व्हाट इज हैजार्ड एंड रिस्क, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली एक रिस्क असेसमेंट पे भी वीडियो करेंगे, लेकिन हम तब तक समझ लेते हैं कि हैजार्ड क्या होता है और रिस्क क्या होता है। सो हैजार्ड ये है कि एक सांप है जो जा रहा है, रिस्क ये है कि वो आपको काट लेगा। हैजार्ड ये है कि वायर्स खुले हुए हैं जिससे आपको करंट लग सकता है, करंट लगना रिस्क है।
आई होप आप समझ गए। सीढ़ियों पे रेलिंग नहीं है, ये हैजार्ड है, रिस्क ये है कि आप गिर सकते हैं। क्लियर? फिर भी हम लोग आगे भी इसे डिस्कस करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट पे। The manual should have appropriate MSDS. Now MSDS is what? Material Safety Data Sheet. तो आपके यहाँ जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, जो रिएजेंट्स यूज़ हो रहे हैं, दे आर ऑब्वियसली केमिकल्स, तो उनके लिए मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट अवेलेबल होनी चाहिए। नाउ जो सबसे फ्रीक्वेंट डेटा शीट है वो तो डिस्प्लेड होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे रिएजेंट्स जब आपके यहाँ यूज़ हो रहे हैं तो सर्टेनली आप उन्हें एज अ मैनुअल एक जगह पे रख सकते हैं पॉलिसीज़ के साथ, और वो मैनुअल बन जाएगा। मतलब उन डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट मिलके मैनुअल बन जाएंगे। इट शुड इनकॉर्पोरेट सेफ इक्विपमेंट हैंडलिंग एंड डिसइंफेक्शन। तो अब लेट्स से कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो आप इक्विपमेंट हैंडल कैसे करोगे? इट कैन बी इवन अ स्पिल इनसाइड द इक्विपमेंट, ब्लड स्पिल, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे? और फिर डिसइंफेक्ट कैसे करोगे? इट शुड बी मेंशन्ड। और एटलीस्ट फॉर डिसइंफेक्शन यू शुड गिव द रेफरेंस ऑफ the another manual, which is IPC manual, Infection Prevention and Control Manual. Occupational hazard and safety management system standards can be a good reference. Now for all of this there is another ISO standard जो आप यूज कर सकते हैं, that is this one. The program is aligned with organization safety program. अब लोग बोलते हैं ये program is aligned with organization safety program, हम कैसे करेंगे? How we will prove? देखिए सिंपल सी बात है, आप मैनुअल कैसे बनाते हैं? आप मैनुअल बनाने के लिए उन्होंने खुद बोला कि आपके पास वो पॉलिसीज़, मतलब मैनुअल शुड एड्रेस वर्कफोर्स एंड इक्विपमेंट। साथ ही उन्होंने बोला कि सेफ इक्विपमेंट हैंडलिंग। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि हैजार्ड और रिस्क। एक चीज़ अभी और आगे आएगी, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो अगर आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के लिए देखें तो सिर्फ लैब के वर्कर्स के लिए तो नहीं चाहिए, सबके लिए चाहिए। सेफ इक्विपमेंट हैंडलिंग सबके लिए चाहिए। लेबोरेटरी सेफ्टी सिर्फ लैब में काम करने वाले वर्कर के लिए नहीं चाहिए, हाउसकीपिंग एम्प्लॉयज़ के लिए भी चाहिए जो वहाँ सफाई के लिए आ रहे हैं, और हो सकता है उनमें से कोई भी परमानेंटली पोस्टेड ना हो, शिफ्ट चेंज होती रहती हो। तो आपको क्या करना है, जो पॉलिसीज़ हैं वो शायद ज़्यादा नहीं होंगी लेबोरेटरी सेफ्टी से लेकर, आपको वो बेसिकली अपने हॉस्पिटल सेफ्टी मैनुअल में भी सेम रखनी है जो आपके लैब मैनुअल में हो और हॉस्पिटल मैनुअल में हो, सेम पॉलिसीज़ हो, रेफरेंस नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर भी सेम हो, लेकिन उन्हीं हॉस्पिटल पॉलिसी मैनुअल की सेफ्टी रिलेटेड पॉलिसीज़ को जो लैब से एसोसिएटेड है उन्हें उठा के आपको ट्रांसफ़र करके लैब सेफ्टी मैनुअल बनाना है। क्लियर? अब वो कौन सी पॉलिसीज हो सकती हैं? पॉलिसी कैन इटसेल्फ बी लेबोरेटरी सेफ्टी पॉलिसी, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, स्पिल मैनेजमेंट, है ना? ये सारी पॉलिसी लैब सेफ्टी मैनुअल में सर्टेनली हो सकती हैं। एक्सपोजर टू हैजार्डस मटेरियल, अभी सेफ्टी में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। जैसे MSDS की बात कर रहे हैं, लेट्स से केमिकल आंख में चला गया तो क्या करेंगे? तो प्रेफरेबली एक आई वॉश शावर होना चाहिए लैब में कहीं पे, ठीक है? लेट्स नाउ गो टू अनदर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। लेबोरेटरी पर्सनल्स आर अप्रोप्रिएटली ट्रेंड इन सेफ प्रैक्टिसेस। तो आपको सिर्फ मैनुअल नहीं बनाना है, स्टाफ की ट्रेनिंग भी देनी है। ट्रेनिंग में उन्होंने फिर से मेंशन किया कि रिलेवेंट MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट पे भी ट्रेन करना है। मैं प्रैक्टिकली बता दूं, आप किसी भी केमिकल का नाम लिख के डाल दो MSDS इंटरनेट पे, गूगल पे, आपको उस पर्टिकुलर केमिकल की MSDS मिल जाएगी। आप चाहे तो उसे समराइज़ कर लें, या अगर वो उसी मैन्युफैक्चरर की है जिसके केमिकल्स आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे एज इट इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन मान के अपने मैनुअल का हिस्सा बना सकते हैं। ऑथेंटिकेटेड चीज़ है। द ट्रेनिंग शैल मैच द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टाफ। तो सैंपल कलेक्शन के समय लोगों को क्या करना है, सैंपल प्रोसेसिंग के समय क्या करना है, रिपोर्टिंग के समय के लोगों को कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, पैथोलॉजिस्ट लोगों को कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, ये JD के हिसाब से चेंज हो सकता है। ठीक है? जो बायोसेफ्टी कैबिनेट में काम करेगा वो क्या प्रिकॉशन लेगा, और जो माइक्रोस्कोप के साथ क्या काम करेगा वो क्या प्रिकॉशन लेगा, इट कैन डिफर। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सेफ्टी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे कि सैंपल कलेक्शन वाला व्यक्ति सैंपल प्रोसेसिंग शायद नहीं कर रहा हो, शायद का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई छोटी लैब्स में सैंपल कलेक्शन करने वाला ही लैब टेक्नीशियन होता है जो सैंपल रन भी करता है, लेकिन फिर उसे दोनों की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि दोनों समय उसे क्या प्रिकॉशन और क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। कमिटमेंट G, लेबोरेटरी पर्सनल आर प्रोवाइडेड विद अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स।
ये लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है इसका। आपने देखा होगा इस पूरे स्टैंडर्ड में सारे ही ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट थे, यानी कि अगर आप NABH स्टैंडर्ड में पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, मतलब NABH एक्रेडिटेशन के लिए पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को कंप्लाई करना ही है। की कंपोनेंट्स क्या हैं? एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स आर अवेलेबल इन द लैब, दैट इंक्लूड्स दैट आई शावर, PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फर्स्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इटसेल्फ इज़ वाइट कोट, जो साइंस लैब में और सब जगह यूज़ होता है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू डॉक्टर्स, इट इज़ अ लैब कोट, ठीक है। तो अगर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर के चांसेस हैं तो आपको वाइट लैब कोट पहनना चाहिए। अब वाइट लैब कोट क्यों पहनना चाहिए? बिकॉज आपके ब्लड स्टेन्स और कई सारे बॉडी फ्लूइड नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस आप उसे ब्लीच करेंगे। ब्लीच यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड से एक्सपोज करेंगे, और सोडियम हाइपोक्लोराइड में अगर कोई आप कलर कपड़ा डालेंगे तो वो सफ़ेद हो जाएगा। तो इसीलिए लोग आई थिंक वे बैक फ्रॉम 1844 से वाइट लैब कोट ही यूज़ करते हैं, बिकॉज लास्ट में उसे करना ब्लीच ही है तो वो वाइट हो जाएगा। ओके, सो पीपी में लैब कोट है, मास्क है, आई वियर है जहाँ पे आपको स्प्लैश के चांसेस लग रहे हो, स्पिल हो गया हो तो बूट भी, ग्लव्स हैं, ड्रेसिंग मटेरियल, डिसइंफेक्टेंट्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। लेबोरेटरी पर्सनल शैल ऑलवेज एडियर टू सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो वो एडियर करेंगे नहीं करेंगे, पहले उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए। उस दिन वो नहीं करेंगे तो आपको NC मिलेगी, अगर ट्रेनिंग रिकॉर्ड नहीं होगा तो भी NC मिलेगी। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड, दूसरा उस दिन एडियरेंस। लास्ट, ऑल लैब स्टाफ आर अप्रोप्रिएटली इम्यूनाइज्ड। यहाँ पे इम्यूनाइजेशन की बात हो रही है हेपेटाइटिस B और टिटनेस। हेपेटाइटिस B क्यों? बिकॉज दैट इज़ दी ओनली ट्रांसमिसिबल डिसीज़ जिसके लिए, मतलब हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और HIV में एक ही चीज़ की वैक्सीन उपलब्ध है, तो यानी कि उसका आपको हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन कराना है। दूसरा टिटनेस, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर्स। बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर्स का टिटनेस वैक्सीनेशन होना ये बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग रूल्स में मेंशन्ड है, इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट। अब अगर आप NABL एक्रेडिटेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको इन स्टाफ का टाइटर भी करवाना पड़ेगा और उसकी रिपोर्ट भी रखनी पड़ेगी। अभी तक थैंकफुली ऐसी कोई रिक्वायरमेंट NABH एक्रेडिटेशन में नहीं है। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। बहुत सारे डाउट्स होंगे, आई एम गोइंग फास्ट बिकॉज वीडियो बड़े होते जा रहे हैं बिकॉज एक्सप्लेनेशन बहुत देना पड़ रहा है। आई डोंट नो कैसे हमारे असेसर इतने एंथुजियास्टिकली माइग्रेशन प्रोग्राम को 2 दिन में और POI यानी प्रोग्राम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं, बट जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं अभी तो AAC 7 में पहुँचे हैं, पता नहीं कब ख़त्म होगा हमारा AAC, बट देयर इज़ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन टू डू। अगर आपको एक्चुअली NABH एक्रेडिटेशन को ढंग से समझना और जानना है, और मेरा एम यही है कि इवन फ्रंट ऑफिस का स्टाफ, अगर आपका क्वालिटी वाला एक दिन एब्सेंट हो जाए तो वो NABH एक्रेडिटेशन के लिए एज अ क्वालिटी मैनेजर खड़ा हो सके। तो विद दिस मिशन, लेट्स मीट अगेन टुमारो with another standard. Thank you.